वेलकम बैक टू वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे विन्स रेडिएशन लॉ के बारे में। विन्स ने भी क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज में लेके ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा का स्टडी किया और वहां पे एक फॉर्मूला डेराइव करा एनर्जी डेंसिटी का, और इसका स्टडी किया तो पता लगा कि विन्स लॉ के भी कुछ ना कुछ फेलियर्स है, वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। विन्स लॉ के जो रिजल्ट थे वो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो एप्लीकेबल हो रहे थे, बट जब हम लॉन्ग वेवलेंथ की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट निकल कर आ रहे थे उससे मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन भी यही बनता है आपके एग्जाम में कि विन्स रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला डेराइव करो, इसके साथ साथ ही विन्स रेडिएशन लॉ के फेलियर्स भी राइट डाउन करो। ठीक है, उसी तरह से एक नया टॉपिक है रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। रेले एक नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज में लेकर अगेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा का स्टडी किया। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है आपकी, विन्स रेडिएशन लॉ का फॉर्मूला डेराइव करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको इस लॉ के फेलियर्स भी बताने हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा का जो कंप्लीट स्टडी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। रेले-जीन्स भी क्यों फेल हो रहा था इसका रीजन भी हमें यहाँ पता लग जाएगा, और हम यहाँ पे रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ का इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला डेराइव करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा कि आपको बाय यूजिंग द क्लासिकल मैकेनिक्स रेले-जीन्स लॉ का फॉर्मूला डेराइव करना है, इसके साथ साथ ही इसके फेलियर्स भी बताने हैं कि कहाँ पे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ की हम बात करें तो रेले-जीन्स ने यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट उठाए हैं उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन करा है। ठीक है, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट क्यों करें, हम तो पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कंप्लीट मैंने यहाँ पे थ्योरी इसलिए पहले ही लिखवा दी है आपको, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आपको लिख कर आना है, कहीं पे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, रिटन वाला एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आपका राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसके साथ साथ ही लिखने का पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ का, तो हेडिंग डाल लो रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। बात करते हैं रेले लॉ की। रेले-जीन्स 1900 में इन साइंटिस्ट ने भी क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज में लेके ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा का स्टडी किया। ठीक है, पहले विन्स आए थे, विन्स ने भी सेम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज में लेके जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा उसका स्टडी किया था, और कहीं ना कहीं फेल हो गया कि हायर वेवलेंथ पे तो उसके रिजल्ट मैच ही नहीं कर रहे, शॉर्ट पे तो अच्छे से मैच कर रहे थे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा से। इसके बाद आए 1900 में रेले। ठीक है, रेले ने भी क्लासिकल मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठाया, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, रेले-जीन्स यूज क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा या फिर ब्लैक बॉडी कर्व। तो पहला टॉपिक, पहला जो पॉइंट है वो ये रहेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स यूज में ली इन्होंने टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। सेकेंड, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज में लिया, देखो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर पे ज्यादा जोर दिया, जो कैविटी के अंदर ईएम वेव होती है ना उसके नेचर पे ज्यादा जोर दिया, और वहां पे यूज में लिया इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। अब आप सोचोगे कौन सा नया टॉपिक आ गया, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर में आप पढ़कर आए हो इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। अपने चैनल पे आपको इसका लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, each degree of freedom has an amount of energy which is half kT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड हाफ kT एनर्जी होती है पार्टिकल की, चाहे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ट्रांसलेशन हो, रोटेशनल हो या वाइब्रेशनल हो। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएट कितना एनर्जी होता है, हाफ kT। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या रहेगा कि रेले-जीन्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स यूज में ली फॉर एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी कर्व। सेकेंड, कि जो रेले है उन्होंने कहाँ जोड़ दिया, ईएम रेडिएशन के नेचर पे जोड़ दिया जो कैविटी के अंदर है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट आप क्या बोलोगे कि रेले जीन्स ने यूज में लिया इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, ठीक है, तो आप इसको लिखो, सेकेंड पॉइंट में लिखो, इन 1900 रेले focused on the nature of EM radiation inside the cavity and explain the black body radiation curve by the using concept of equipartition energy theorem। आप यहाँ पे मेंशन करो equipartition energy theorem, कंप्लीट मेंशन करो, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ही मैंने आपको इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखाया है, क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम each degree of freedom has equal amount of energy which is half kT। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड हाफ kT एनर्जी है। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ट्रांसलेशन हो सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका वाइब्रेशनल हो सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका रोटेशनल हो सकता है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड कितना एनर्जी है, हाफ kT एनर्जी है। तो हमें 3 पॉइंट तो पकड़ में आ गए, क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज में ले लिया, ठीक है, ले लिया, और ईएम वेव की रेडिएशन की नेचर पे ध्यान दिया, कैविटी के अंदर जो ईएम वेव है, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या पॉइंट बोला कि इन्होंने जो यूज में लिया वो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज में लिया, इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। वो बोला कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ kT, ठीक है। 3 पॉइंट हमें समझ आ गए। चौथा पॉइंट जाओ, रेले जीन्स ने यहाँ पे जो कैविटी ली है वो इस बार गोल ना लेकर क्यूबिक लिए। क्या लिए, एक क्यूबिक कैविटी ली है जिसकी वन साइड होल है। जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुई, हॉल से रेडिएशन इंसिडेंट होगी, तो जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट हुई तो इस क्यूबिक कैविटी के वॉल्स के जो एटम है वो ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको तो एकदम से एनर्जी मिल गई ना, जैसे ही पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेंगी तो ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। तो इन्होंने क्या कंसीडर करा, क्यूबिक कैविटी कंसीडर करी विद अ स्मॉल होल, और जैसे ही एनर्जी यहाँ पे मतलब ईएम वेव इंसिडेंट होती है तो इस कैविटी के वॉल्स के एटम ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और ऑसिलेट एटम यहाँ पर ईएम रेडिएशन को इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। किसको स्टार्ट करें, ईएम रेडिएशन को इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस रेले जीन्स ने जो इमिटेड रेडिएशन है, ईएम रेडिएशन, जो एटम्स की वजह से, ऑसिलेटिंग एटम की वजह से इमिट हो रही है, ठीक है, उस रेडिएशंस को कंसीडर किया एज एन स्टैंडिंग वेव। क्या कंसीडर किया, एज एन स्टैंडिंग वेव, कि जो एटम है ऑसिलेट कर रहे हो, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ एटम यहाँ पे ईएम वेव इमिट हो रही है, और उस ईएम वेव को इन्होंने कंसीडर किया एज एन स्टैंडिंग वेव। तो फोर्थ पॉइंट आपको पकड़ आया, क्या है देखो, सेकंड कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा, रेले कंसीडर अ क्यूबिकल कैविटी विद अ स्मॉल होल एंड ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ ईएम वेव, जैसे ही होल से ईएम वेव गई, एटम्स ऑफ वॉल ईएम वेव को ऑब्जॉर्व करते हैं, एटम्स ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, और ऑसिलेटिंग एटम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इतना बात हमें समझ आ गई, तो रेले ने ये जो रेडिएशंस इमिट हो रही है उसको कंसीडर किया एज एन स्टैंडिंग वेव। सो रेले कंसीडर EM radiation inside the cavity as स्टैंडिंग वेव। किसकी तरह, स्टैंडिंग वेव की तरह कंसीडर किया, स्टैंडिंग वेव। अब बेटा स्टैंडिंग वेव क्या होती है, ऑप्टिक्स में पढ़कर आए हो क्या आप, देखो मैं बता देती हूँ स्टैंडिंग वेव क्या है। स्टैंडिंग वेव होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, traveling in opposite direction, with same frequency and amplitude, same frequency and amplitude, ठीक है। यहाँ पे जो एटम्स के ऑसिलेशन की वजह से ईएम रेडिएशन इमिट हुई है, रेले ने उसको क्या कंसीडर किया, स्टैंडिंग वेव कंसीडर किया, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
इस तरह की वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का एक दो पॉइंट आप अच्छे से समझो। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड पॉइंट। क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट। ये क्या होता है? जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है। क्या है? एम्पलीट्यूड जीरो। ठीक है। इसके अपोजिट हम बात करते हैं एंटी नोड पॉइंट्स की। किसकी बात करते हैं? एंटी नोड पॉइंट्स की, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ठीक है, यहां तक बात पकड़ आई। अब देखो, जब ये कैविटी थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, आप इसी के आगे लिखना, व्हेन कैविटी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, that time according to Rayleigh, the energy density in the form of frequency, बेटा अभी तो लिखूं, मैं एक बार रिकॉल कर दूंगी, पूरा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, when the cavity is in thermal equilibrium, that time according to Rayleigh, the energy density in the form of frequency is multiplication of number of modes, ये मैं बताऊंगी अभी क्या होता है, and average energy of radiation in the frequency range nu plus d nu। बात पकड़ आई क्या? मैंने क्या लिखा? आओ इधर। रेले ने क्या कंसीडर करा? क्यूबिक कैविटी कंसीडर करी। होल से ईएम रेडिएशन जैसे इंसिडेंट करती है, तो इस कैविटी के जो एटम है ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। ऑसिलेट एटम क्या करते हैं? ईएम रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इस कैविटी के इनसाइड ईएम रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब रेले ने क्या कंसीडर करा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस तरह की वेव है? स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, ये भी बात पकड़ आ गई। स्टैंडिंग वेव भी समझ लिया कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, उनका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम होता है। ये भी हमने समझ लिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने पकड़े। एक तो नोड पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है, एंटी नोड पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक बात पकड़ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू रेले, अब रेले ने स्टडी किसका किया है? कैविटी के अंदर जो ईएम रेडिएशन है उसके नेचर का स्टडी करा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेले इसमें जो रेडिएशन है ना, उसकी एनर्जी डेंसिटी वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ मोड्स एंड एवरेज एनर्जी ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। लिख लो यहाँ पे आप लिखो एनर्जी डेंसिटी। बताओ किससे यहाँ पे डिनोट करते हो आप? यू से डिनोट करते हो ना। ठीक है, और मैं यहाँ पे न्यू और टाइम का फैक्टर लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने को फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। किस किस का मल्टीप्लीकेशन है ये? नंबर ऑफ मोड्स मल्टीपल एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज एनर्जी को हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब एवरेज एनर्जी तो मैक्सवेल ने बता दी। किसने? मैक्सवेल ने। क्लासिकल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल्स कॉन्सेप्ट कितना होता है? kT। ठीक है, बाय द इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। नंबर ऑफ मोड्स क्या होते हैं? फॉर स्टैंडिंग वेव नंबर ऑफ मोड्स यहां पर होते हैं 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू। क्लियर है? अब हम यहां पर बात करें एनर्जी डेंसिटी, विच इज ये ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो लिख दूं मैं 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू, इट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी विच इज kT। तो आप यहाँ पे पुट कर दो
8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब मल्टीप्लाई के टी। बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है। और इसे ही आप क्या बोलते हो? रेले फॉर्मूला। क्या बोलते हो इसको? रेले फॉर्मूला। रेले फॉर्मूला। चलो हमने ये रेले फॉर्मूला तो डेराइव कर लिया। और इन द फ्रीक्वेंसी रेंज की मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी रेंज, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज आपका कौन सा है? न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, तो यहां पे आप यू न्यू डी न्यू क्या बोलोगे? किसके बराबर होगा? 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब मल्टीपल के टी मल्टीपल डी न्यू। बताओ कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, दिस इज रेले-जीन्स फॉर्मूला। लिख रहे हो ना आप? देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, रेले फॉर्मूला हमें यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन द टर्म्स ऑफ हमें वेवलेंथ निकालना है। कैसे निकाले? एक ये हमें पता है कि किसके बराबर है, ठीक है, ये हमें पता है। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, करना नहीं करना, करना है ना, तो आपके पास वैल्यू कितनी रहेगी? डी न्यू अपॉन डी लैम्डा। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो मुझे पता है, ये रही वैल्यू, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू पुट करूंगी तो इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ आपका निकल कर आ जाएगा। करें सिंप्लीफाई? अब कैसे करें? डी न्यू, न्यू कितना होता है? सी बाय लैम्डा, ये भी हमें पता है, पता है, तो लैम्डा आप क्या बोलते हो? सी बाय न्यू। ठीक है, तो डी लैम्डा की मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सी अपॉन न्यू स्क्वायर, और माइनस का आएगा 1 अपॉन न्यू का, यही होगा, एंड डी न्यू। ठीक है, तो बेटा मैं यहां से बोलूं डी लैम्डा बाय डी न्यू कितना आता है आपका? सी अपॉन न्यू स्क्वायर, ये निकल कर आता है। ठीक है, और हम यहाँ पे बात हमेशा किसकी करते हैं? मैग्नीट्यूड की करते हैं। तो बेटा यहां से आप बोल सकते हो ना, यू लैम्डा लैम्डा टी दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू और मल्टीप्लाई के टी। अब इसकी वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो इसका रिवर्ट है तो इसको रिवर्ट कर दो, न्यू स्क्वायर अपॉन सी। कोई डाउट नहीं है? अब बेटा हम यहाँ पर न्यू को लिख सकते हैं ना, सी बाय लैम्डा, पुट कर दो यहाँ पे, आपके पास यू लैम्डा लैम्डा टी कितना आ रहा है? देखो 8 पाई, न्यू की पावर 4 है तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ सी की पावर 4 अपॉन लैम्डा की पावर 4। ठीक है, न्यू स्क्वायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी की पावर 4 अपॉन लैम्डा की पावर 4। अब नीचे आपके पास क्या है? सी की पावर 4, ये लो सी की पावर 4 कैंसिल, एंड द रिमेनिंग वैल्यू विल बी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ रेले-जीन्स इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की टर्म में हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव कर लिया। ठीक है, अब इसके फेलियर्स की बात कर लेते हैं। करे बात फेलियर्स की, अब आ जाओ आप फेलियर्स। फेलियर्स की बात करते हैं। आप इधर देखो, यदि मैं बात करूं लैम्डा आपका शॉर्ट है, आपका लैम्डा शॉर्ट है, अरे ये तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी पावर के 4 के। यदि वैल्यू छोटी है तो यू लैम्डा आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, इंक्रीजिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। और यदि ये आपका हाई है, लार्ज है, तो आपका यू लैम्डा लैम्डा टी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चल जाते हैं अब डायग्राम पे। देखो हमने डायग्राम में क्या पढ़ा हुआ है? हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे लैम्डा की हम बात करते हैं, लैम्डा की वैल्यू पर, जिसे हमने बोला था वहां पे यू लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आती है इस तरह से। इसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ये होता है एक्सपेरिमेंटल कर्व। ये क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटल, ये मुझे पता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कर्व ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब रेले के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेते हैं ना। रेले के अकॉर्डिंग देखो, इधर आपका ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, तो आपका ये शॉर्ट है, जैसे जैसे आप ये वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। ये इंक्रीज करो तो डिक्रीज हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? लैम्डा शॉर्ट पे ये क्या है? फेल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ठीक है, अब देखो लैम्डा यदि ज्यादा है तो यू लैम्डा की वैल्यू आपके पास कम होगी,
लैम्डा की वैल्यू हमने ज्यादा करी, लैम्डा लैम्डा हम बढ़ते गए मैक्स के बाद, तो ये क्या कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। तो मतलब आपका जो कर्व है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करें शॉर्ट वेवलेंथ पे, तो रेले जीन्स जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है ही नहीं, केवल लॉन्ग वेवलेंथ पे ही ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो आपका ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंटल कर्व हमें फाइंड आउट हुआ है। तो इस तरह से रेले जीन्स लो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, तो आप इजीली डेराइव कर लोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ फेलियर तो बहुत ईजी है कि शॉर्ट वेवलेंथ पे तो एप्लीकेबल है ही नहीं, केवल लॉन्ग वेवलेंथ पे ही एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। एक बार रिकॉल करना है तो मैं रिकॉल कर देती हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज। सेकेंड, इन्होंने केविटी के अंदर जो ईएम वेव है ना, केविटी के अंदर ईएम वेव, उसके नेचर का स्टडी करा। नेचर का स्टडी कैसे करा, इसने यूज में ले लिया इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। क्या यूज में लिया, इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम। इक्वी पार्टीशन एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एसोसिएटेड हाफ केटी होती है। तो यहां से हमने एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल बोल दी, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ रेडिएशन ई कितना होता है, केटी होता है, ये बता दिया, ठीक है। इसके बाद आप जाओ थर्ड कॉन्सेप्ट पे। थर्ड, इन्होंने लिया क्यूबिक कैविटी जिसकी वन साइड होल है। जैसे ईएम रेडिएशन इसके अंदर इंसिडेंट होती है होल से, तो ये जो वॉल्स के एटम है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, एटम्स ऑफ वॉल ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। अब देखो ये ऑसिलेट करेंगे तो वहां पे ईएम रेडिएशन इमिट होगी ना। तो रेले जीन्स ने इन रेडिएशन को क्या नाम दे दिया, स्टैंडिंग वेव। क्या नाम दे दिया, स्टैंडिंग वेव नाम दे दिया। अब स्टैंडिंग वेव का नाम दिया तो अब फॉर स्टैंडिंग वेव एट इक्विलिब्रियम बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम, एवरेज ये क्या बोलते हैं, डेंसिटी। आप तो डायरेक्टली लिखो आप एनर्जी डेंसिटी। स्टैंडिंग वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी कितनी बताई रेले ने, इट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोड्स विच इज 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, एंड एवरेज एनर्जी कितनी है, केटी। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डेराइव किया बाय द यूजिंग ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हमने यही फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ डेराइव किया। वेवलेंथ के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा था। अब वेवलेंथ पे हमने फॉर्मूला कन्वर्ट कर लिया तो हम क्या बोलते हैं, जो कर्व है उसका इजीली स्टडी कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे नोटिस करा कि शॉर्ट वेवलेंथ पे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, बट हम जैसे ही शॉर्ट वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, देखो थोड़े तो यहाँ पे जिस वैल्यू से ये इंक्रीज होना चाहिए उस वैल्यू से ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट वेवलेंथ पे तो ये एप्लीकेबल है ही नहीं, शॉर्ट पे तो और कम हो रहा है, जैसे हम और कम करते जा रहे हैं तो ये भी कम होता जा रहा है, ठीक है। लार्ज की हम बात करें तो लार्ज पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका रिजल्ट मैच कर रहा है। तो हम यहाँ से फेलियर्स निकाल लिए। फेलियर्स हमने क्या बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू रेले जो शॉर्ट वेवलेंथ है उस पर एप्लीकेबल है ही नहीं है, केवल ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल हो रहा है फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। तो एग्जाम में आता है तो इस तरह से आपको कंप्लीटली राइट डाउन करके आना है और फॉर्मूला डेराइव करके आना है। थैंक यू।